हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स रिवाइज पर। दोस्तों, हमने पिछले एक क्लास ली थी, उसमें हमने ये बोला था, जस्ट पिछले क्लास उसमें ये बोला था कि जो सीटेट है जो सितंबर 2026 में होने वाला है, उस एग्ज़ाम से आने से पहले और एग्ज़ाम चलने तक हम 200 से 250 क्वेश्चन जो कि सीडीपी के हैं और इनमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है, तो इन क्वेश्चंस को हम करवाएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्ज़ाम में और पेपर में देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग ने 15 क्वेश्चन देखे थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, और ये कुछ अपने सीडीपी में आने की उम्मीद वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो अभी तक शायद एग्ज़ाम में देखने को ना भी मिले हों, लेकिन आगे भविष्य में देखने को मिल सकते हैं या मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। हम लोग ने 51 to 15 तक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हम लोग ने सीडीपी के क्लास फर्स्ट में कर लिए थे। ये सीरीज़ जानी जाएगी 200 से 250 क्वेश्चन, मतलब 250 क्वेश्चन तक जो सीडीपी के होने वाले हैं, उसी सीरीज़ की सेकंड क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर पे लिखा है, पहला नंबर क्वेश्चन ये है, 16 नंबर लिखा है, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू डैश। बच्चों में जो प्रतिभाशालिता है डैश के कारण हो सकती है। किसके कारण हो सकती है? एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट लिखा है, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अ रिसोर्स रिच एनवायरमेंट, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सक्सेसफुल पेरेंट्स, सफल माता पिता, अ डिसिप्लिन्ड रूटीन, एक अनुशासित दिनचर्या। ठीक है, चलिए अब इन ऑप्शंस पे ज़रा चर्चा करते हैं। फर्स्ट नंबर पे लिखा है, एक डिसिप्लिन रूटीन, केवल एक अच्छा रूटीन ही हो तो उस पर क्या एक प्रतिभाशालिता आ सकती है। अगर आपके जीन में ही ना हो सही, मतलब, और आपके अगर एनवायरनमेंट ही अच्छा ना हो, तो केवल एक अनुशासित दिनचर्या बनाने से प्रतिभाशालिता नहीं आती है। नेक्स्ट देखते हैं, सक्सेसफुल पेरेंट्स, मानते हैं कि पेरेंट्स सक्सेसफुल है, हो सकता है कि जीन से आ जाए, पर पूरी तरीके से सफलता जीन्स पर तो डिपेंड है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। अब यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि यहाँ वातावरण हो सकता है अच्छा है कि एक रिच एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा है, बट यहाँ हो सकता है, मान लीजिए कि अगर कोई जिस बच्चे के जीन्स में ही बहुत अच्छे जीन्स में उसको कुछ नहीं मिल पाया है, तो मान लीजिए उसके मम्मी पापा इतने ज़्यादा अच्छे, मतलब पढ़ने में या किसी तरीके से वो पीछे रह गए, तो वो नहीं अपना कर पाए, लेकिन उन्होंने बच्चे को समृद्ध वातावरण प्रदान किया, बच्चे को रिच एनवायरनमेंट दिया, तो क्या इससे सिर्फ बच्चे के अंदर गिफ्टेडनेस आ सकती है? नहीं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एन एंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी, ये आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच, है ना। कह रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। अच्छा, कक्षा के माहौल की आवश्यकता, जो आर्थिक रूप से वंचित जो बच्चे, मतलब इकोनॉमिकली और सोशियो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब कहने का मतलब वो पीछे रह गए हैं कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, या समाज की वजह से, या उनके समाज में ही इतना पढ़ाई पर जोर नहीं दिया जाता है, कुछ समाज के कारण रह गए हैं, या फिर सामाजिक रूप से, या फिर वो उनके पास पैसा धन की निर्धनता है, धन नहीं है, तो आर्थिक रूप से वो कमज़ोर रह गए हैं। तो कक्षा के उनको माहौल की कैसी, तो ये लिखा है, वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। कैसा माहौल होना चाहिए? फर्स्ट नंबर पे लिखा है, टीच देम गुड बिहेवियर, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यूज़ एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर, डिस्करेजेस द यूजेस ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट दे लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। अच्छा, फोर्थ नंबर देखते हैं, कैटेगराइज्ड। अच्छा, कैटेगराइजेस चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़,
उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको क्या कर दो, कैटेगराइज कर दो। अच्छा, जैसा कि अगर वो नहीं पढ़ने लायक हैं बच्चे, तो उन्हें मतलब उस तरीके के बच्चों के साथ बैठा दो, या फिर बैठा दो, या तो फिर ये बोल दो कि ये बच्चे तो पढ़ते नहीं, इन्हें इस कैटेगरी में रखो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत है, कट पूरी तरीके से। ऑप्शन नंबर 4 कट हो गया है। एंड ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित। अच्छा, हम क्या उनकी किसी भी उनकी भाषा हो या उनके बैठने उठने का तरीका, किसी को भी हम डिस्करेज नहीं कर सकते हैं, डिस्करेज नहीं कर सकते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर पे लिखा है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता तथा उनका उपयोग करता है। ये वैल्यू सही, ये वाली बात सही है। वैल्यू एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, उनके जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक नॉलेज है उसको वैल्यूज़ दे दो और उनको यूज़ करना, ये सही है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता, टीच देम गुड बिहेवियर, ये भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है 18 में लिखा है द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेट्स ऑन, ये पेडागॉजी है। 18 नंबर पे लिखा है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। अच्छा, तो देखते हैं किस बात पर निर्भर करता है। फर्स्ट नंबर पे लिखा है यूजेस ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर, इसमें लिखा है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अच्छा, नेक्स्ट लिखा है गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, फर्स्ट नंबर लिखा है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, सॉरी माफ़ करना, सेकंड नंबर उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। नेक्स्ट लिखा है बीइंग अफेक्शनेट टूवर्ड देम, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। गिविंग देम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचिंग अदर चिल्ड्रेन, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। अच्छा, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेती हूँ। द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर है। कौन सा हस्तक्षेप निर्भर है? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। हाँ, यही ऑप्शन सही है, यूज़ ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड बाय द टीचर, जो उनके अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, ये चीज़ जो है ये इसके हस्तक्षेप पर निर्भर। अब उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर नहीं, जब वो प्रतिभाशाली बच्चे उन्हें अतिरिक्त समय क्या, ये भी नहीं। बीइंग अफेक्शनेट टूवर्ड देम, उन्हें स्नेह, ये क्या है, स्नेह देने से मतलब आप ज़बरदस्ती उनके अंदर उनके प्रति ये दिखा रहे हो कि नहीं नहीं आप कर लो, हम बताएंगे नहीं। एक बच्चे को न कर और दूसरे से कह दो कि नहीं वो तो पढ़ने में होशियार है, ये ऐसा नहीं। या फिर तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो तुम मेरे फेवरेट हो, आओ तुम्हें नकल कराते हो, तुम और आगे बढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने, अच्छा जब बच्चे सेम क्लास के हैं तो उन्हें उन दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कह दो, ऐसे जिम्मेदारी ये भी नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 which one of the following ways is not a suitable way to help hyperactive children learn। ठीक है, अति संवेदनशील, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, हाइपर एक्टिव मीन्स अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं, मतलब कट नहीं वाली बात पूछ रहे हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं, ब्रेकिंग अप अ टास्क इन टू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, एक कार्य को छोटे प्रतिबंधीय खंडों में तोड़ना, ये तो अच्छी बात है ना। जो अति संवेदनशील बच्चा है उनको वर्क को तोड़ मतलब अलग अलग ब्रेक करके वर्क को दिया जा सकता है। जैसे अगर मान लो कि बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, उनका मतलब सेंसेस अच्छे से काम नहीं करते हैं, 5 सेंसेस होते हैं ना, तो उनमें से तो उनको एकदम से बहुत ज़्यादा लोड देकर काम नहीं करवाना है, उनको ब्रेक करके काम करवाना। मान लो कि अगर मुझे A to लेकर के A to Z तक उनको अल्फ़ाबेट पढ़ाना है, तो पहले हमको क्या करना, पहले उनको A to N तक पढ़ा कर देखो, लिखवा कर देखो। अगर वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका भी हाफ कर दीजिए कि यहाँ तक पहले लिख कर दिखाओ। तो पहले A to पहले क्या कराया M, फिर इसके बाद N के बाद M के बाद से फिर M to Z। जब ये अच्छे से A to N अच्छे से सीख लिया, देन A to M अच्छे से सीख लिया, फिर A to Z
है ना, पूरा कंप्लीट A to Z पूरा कंप्लीट कराइए। तो इस तरीके से उनके वर्क को क्या करना है, तोड़ तोड़ के पढ़ाना। हाँ, ऑफरिंग अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग, अगर वो एक तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं तो अपने तरीके बदलिए, ये तो सही बात है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, अगर ऑल्टरनेट वे अपनाइए, है ना, लीजिए कि अगर बच्चा इस तरीके से नहीं सीख पा रहा है देन यू हैव टू यूज़ अनदर वे टू लर्न देम, उनको सिखाने के लिए मतलब कोई दूसरा वे देखिए। नेक्स्ट लिखा है इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, हाँ उनके डेली शेड्यूल में फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो पूछा गया है कि कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। 4th नंबर पे लिखा है 1 सेकेंड इसको दिख नहीं रहा, लिखा है रिप्रिमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें क्या कर देना, फटकार देना, मतलब रिप्रिमेंडिंग कर देना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब उन्हें फटकार देना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ऑप्शन देखकर ही पता चल रहा है कि ये ऑप्शन नंबर कौन सा, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दैट इज 20 नंबर, है ना। इसमें लिखा है पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। देखते हैं 20 नंबर पे क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है विकलांग, दैट इज डिसेबल्ड। नेक्स्ट लिखा है डिसलेक्सिक, नेक्स्ट लिखा है क्रिएटिव, है ना। नेक्स्ट लिखा है प्रत्यास्थी, मतलब रीसाइलेंट, माफ़ करना, रीसाइलेंट। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान कराते हैं, उनके मतलब अलग अलग जो डाइवर्जेंट थिंकिंग चिल्ड्रंस होते हैं दे हैव क्रिएटिवनेस, उनके पास क्या होती है, क्रिएटिवनेस होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मकता होती है उनके अंदर, है ना। जब वो डाइवर्ज में अब एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से सीख सकते हैं, जैसे टॉर्च की एक लाइट होती है ना, तो एक तो लाइट सीधे ऐसे जाती है, ऐसे सीधे ही जाती है ना, तो ये तो कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गई एक तरीके से। लेकिन जब यही टॉर्च लाइट फैल जाती है पूरे, इस टाइप से समझ लो कि ऐसे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो बच्चे के दिमाग को पूरी तरीके से फैला देती है, मतलब सोचने पर मजबूर करती है अलग अलग तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वे इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। अच्छा, देखते हैं। 1st नंबर लिखा है डिस्कस योर थॉट प्रोसेसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये तो सही बात है। समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता, अच्छा नहीं करता, ठीक है, ये तो पॉजिटिव बात है, इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं है, निगेटिव पूछा गया है तो ऑप्शन ये सही नहीं है। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए गलतियों के प्रति ईमानदार रहना। हाँ, और क्या, गलती अगर हो गई है तो उसको ऑनेस्टली बोलिए कि मुझसे ऐसा हो गया, ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी लड़के का, पहले तो आपने गलत किया, देन आपने देखा कि टीचर ने उसका गलत कर दिया और टीचर ने सही स्पेलिंग लिख दी है, तो आप फटाक से क्या करो, उस स्पेलिंग को टीचर का देख करके इरेज किया और इरेज करके उसको सही कर लिया, एंड देन बोल दो कि ये तो मैंने ऑलरेडी सही किया था, मैम बोल रही कि ये इरेज कैसे है, तो नहीं मैम वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं लगी, दैट कुछ भी बहाने बना करके बोल देना। लेकिन इस तरीके से अपनी गलतियों के प्रति ईमानदार रहना, ये एक शिक्षा के लिए बहुत, मतलब ज्ञान सीखने के लिए ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपको विद्या लेनी है तो ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मूव देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 यूज़ वोकैबुलरी लाइक थिंक आइडिया ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर्स, है ना। देखते हैं सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, बिल्कुल पकड़िए। जहाँ सोच हो, विचार हो, अलग अलग टाइप की शब्दावली लाइक वोकैबुलरी, अलग, जहाँ बच्चा सोच सके, अपने विचारों को समझ सके, उस वोकैबुलरी का किसी सेंटेंस में यूज़ कर सके, दैट इज़ परीक्षण, है ना। तो ये भी अच्छा तरीका है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पे लिखा है, 1 सेकेंड,
नेक्स्ट नंबर पे लिखा है आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग तो वही हो गई ना, वो लेज़र लाइट वाला कि सीधे सीधे लाइट एक ही तरफ देखना सिर्फ, मतलब अपना दिमाग एक कन्वर्जेंट थिंकिंग का, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब बच्चे की सृजनात्मकता के लिए अच्छे नहीं होते हैं, है ना, बच्चे की सृजनात्मक क्रिएटिविटी के लिए अच्छे नहीं होते। तो कभी हम कन्वर्जेंट थिंकिंग को हमेशा ही क्या बोला गया है कि यूज़ नहीं करना है, एंड दैट्स अपोजिट थिंकिंग, दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग को हमेशा यूज़ करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर यही वाला सही, क्योंकि मुझसे गलत पूछा गया है और गलत ही निगेटिव पूछा गया, निगेटिव यही है। एंड मूव करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इसमें से इमोशन कौन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? देखते हैं कौन सा एक संवेग है। स्मृति, मेमोरी एक संवेग है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। फियर, नेक्स्ट अटेंशन एंड स्टिमुलस। देखिए डर, ये बच्चे के अंदर जन्म से आता है, जन्म से बच्चे के अंदर एक तो आता है रोना और एक सेंसस, हाँ समझना, डर भी आ जाता है। लेकिन तो ये हैं, ये डर जो है, फियर दैट इज़ द इमोशन, ये क्या है? इमोशन। एक तो फियर होता है, एक लव होता है ना, और एक एंग्री, बच्चे के अंदर जो गुस्सा आ जाती है, एंग्रीनेस। ओ शिट, बच्चे के अंदर गुस्सा, ये सारे क्या है? संवेग हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। दैट इज अ 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of the child's understanding? एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध जो है, बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का एक सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? 3 साल का बच्चा बता रहा है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, बताइए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बच्चे ने जो अपना समझ स्थापित करी है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा, उसके अंदर कौन सी समझ डेवलप हो रही है, इस अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। देखते हैं, फर्स्ट नंबर लिखा है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। अगर बच्चे के अंदर सीमित ज्ञान होता ना तो बच्चा ये नहीं बोल पाता, 3 साल का बच्चा ये नहीं बोल पाता कि दूध जो है बूथ पर मशीन द्वारा उत्पादन होता नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा लिखा है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित। बिल्कुल सही है, हो सकता है बच्चा किसी के साथ गया हो, मतलब द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। हो सकता है बच्चा अपने किसी पेरेंट या किसी और के साथ, गार्जियन के साथ मिल्क बूथ पर गया और वहाँ से दूध बनते या मशीन को घूमते हुए देखा हो तो उसने बोल दिया हो सकता है उसका ये डेली का देखने का एक्सपीरियंस हो, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और फिर भी देखते हैं ऑप्शन नंबर, हो सकता है और भी इससे अच्छे हो। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। अच्छा, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा तो मतलब उसने कभी गायों को नहीं देखा, उसने सिर्फ मशीन को देखा। ये कोई आंसर नहीं है सही कि बच्चे ने गाय को नहीं देखा तो इस वजह से वो मशीन जानता है, और ऐसा। अब नेक्स्ट देखते हैं, द चाइल्ड हैज़ नेवर सीन काउज। नेक्स्ट लिखा द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रन। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। अगर प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता तो बच्चे ने फिर ये क्वेश्चन कैसे बोल दिया, ये बात कैसे बोल दी? इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ चाइल्ड्स रोल, अ टीचर्स रोल। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है अ टीचर शुड अडेयर टू द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है सिर्फ वही देखते रहें। नेक्स्ट लिखा है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ये बात हो सकती है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन पूछा गया है तो सबसे अच्छा ही हम लोग ढूंढेंगे। आराम के लिए जगह बनाना,
जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ देखो बच्चे को एक्टिव रखा जा रहा है, बच्चों को यहाँ इस ऑप्शन में एक्टिव रखा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। कौन सा नंबर सही होगा? 4 नंबर। क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू अ डायलॉग एंड इंक्वायरी, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर 25। जिस ऑप्शन में बच्चे को एक्टिव देखो जहाँ तक वही ऑप्शन सही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स इनकरेज रिच लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? देखते हैं ऐसी कौन सी कक्षा है जो एक समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित या प्रोवाइड करा रही है, जो भी इनकरेज कर रही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की कहाँ लिखा, विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से, हाँ 1 सेकेंड, और फर्स्ट नंबर, बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। अच्छा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सकें। दूसरा देखते हैं। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। ये वाला तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। पाठ्य पुस्तक सामग्री या संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर डिपेंड, ऐसा नहीं। अ क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड लर्निंग ड्रिवन बाय टेक्स्ट बुक कॉन्टेंट, टेक्स्ट बुक के जो कॉन्टेंट हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्लास ड्राइव कर रही है, ऐसा नहीं। अ क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल इन कबर्ड ब्रॉट आउट वंस अ वीक फॉर फ्री प्ले, मतलब ये अच्छे से कबर्ड में रखी हों और हफ्ते में एक बार यूज़ करने की जा रही हों खेलने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस को और देखते हैं। लिखा है फर्स्ट नंबर, अ क्लासरूम विद अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, ये सही है, वैरायटी ऑफ मटेरियल्स होने चाहिए। डिस्प्लेड इन अ क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की पहुंच से ही परे हों। और फिर लिखा सो दैट मटेरियल लास्ट लॉन्गर, जिससे बहुत बच्चों की पहुंच से दूर रखो, नहीं तो फिर ये अगर बच्चों के पहुंच में ही रखोगे तो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें संभाल कर रखो। तो क्या रखने के लिए दिए गए हैं फर्स्ट नंबर, इसलिए फर्स्ट नंबर भी ऑप्शन कट है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियाँ कोने, बिल्कुल सही है कि आ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स, एक ओपन एक्टिविटी कॉर्नर होना चाहिए हर स्कूल में। एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर लिखा है 1 सेकेंड, हाँ लिटरेचर इन ओपन शेल्फ्स, खुली अलमारियों में हो। एसेसिबल एनी टाइम फॉर द डे, ऐसे एनी टाइम ऑफ द डे, किसी भी समय, दिन के किसी भी समय आसानी से उन्हें एसेस किया जा सके, ईजिली प्राप्त किया जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जो टेक्स्ट बुक होती है उसका बेस्ट रोल क्या है? देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट नंबर, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेस, यस वन ऑफ द रिसोर्स होनी चाहिए। एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं फिर भी, वे एक राज्य या राष्ट्र के अधिगम में एक रूपता बनाएं। दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस द स्टेट और द नेशन, अच्छा ये नहीं है। सेकेंड नंबर, दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर एंड पेरेंट अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अच्छा, पाठ्यक्रम के बारे में किसी को ले जाओ, अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है, सिर्फ वो इसीलिए बनी कि कैसे पढ़ाना है, सिर्फ यही देखो जाके, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 नहीं सही। वे संसाधन रहित हैं, संसाधन रहित संदर्भ में सबसे पहले तो यही गलत ऑप्शन आ गया, वर्ड आ गया सॉरी, कि संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, ये भी गलत है। दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन रिसोर्स स्टार्व्ड कॉन्टेक्स्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सबसे अच्छा ऑप्शन है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है ना। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स हैं, सारे पढ़ाने की पढ़ाई लिखाई में वो वन ऑफ द, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई के और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ बुक नहीं है, सारी में से बुक्स भी हैं, बस यही बात सही है।
राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैक से प्राप्त की है। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2025 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, देखते हैं कहाँ से, ह्यूमैनिज्म नहीं, मानवतावाद नहीं, बिहेवियरिज्म नहीं, व्यवहारवाद नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म। यस, जैसे 2005 फ्रेमवर्क ये जो एनसीएफ जो 2005 है, एनसीएफ 2025 है, ये इसी पर जोर ही देता है कि बच्चे के अंदर कंस्ट्रक्टिवनेस आनी चाहिए। कॉग्निटिव थ्योरीज, संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। अच्छा, द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसीडर्ड टू बी मोटिवेटेड, है ना। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हो। अच्छा, केवल बच्चा ड्रेस प्रेस कायदे से एकदम क्लीन अच्छे से आ रहा है, मतलब बहुत अच्छे ड्रेस प्रेस में, तो वो अच्छा है, मतलब उसको प्रेरित समझा जाएगा नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखें। अच्छा, दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, हाँ ये बात सही है, लेकिन बच्चों को प्रेरित करने का सिर्फ ये एक बहुत अच्छा नहीं ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं सही है। वे सभी उपस्थिति में नियमित है, पूरी अटेंडेंस है 100%, तो बच्चा में क्या बोला, मोटिवेटेड, मतलब ये समझा जाएगा कि बच्चा क्या है, क्लास में मोटिवेट है, कि पढ़ाई के प्रति मोटिवेट है, केवल आ ही रहा है ना। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। यस, अपने मतलब दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर से वो क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं अपने खुद, मतलब जो भी उन्हें डाउट्स रहते हैं वो टीचर से अगर खुले आराम से बेफिक्र होकर के पूछ रहे हैं, दैट मीन वो क्या है, मोटिवेटेड है, दे आर मोटिवेटेड। नेक्स्ट देखते हैं 29 क्वेश्चन। 29 में लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। फर्स्ट नंबर लिखा है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। अच्छा, सिर्फ मूल्यांकन परीक्षा आयोजित, बच्चे को नंबर में बांटते रहो कि हाँ बहुत अच्छे आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं, आप इसका मतलब पूरी तरीके से अधिगम में सुधार आ रहा है। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ये बात तो सही लग रही है। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री अगर है तो बच्चे में सुधार आ रहा है। अच्छा, ये तो बात नहीं मैच कर रही। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये देखो बच्चे को तो इंगेज रख रहा है, ये बच्चे को टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन में एक दूसरे तो क्या करो, इंटरेक्ट करो, बच्चे को आपस में बातचीत करें। शिक्षक, अब देखिए 2 नंबर जो मैंने बोला था, टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस, लिखा है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। अगर इस तरीके से हो रहा है तो अधिगम में सुधार, ये तो टीचर अपने आप में अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, टीचर खुद में अच्छा है ये, लेकिन बच्चे में अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। अगर बच्चे को किसी भी विषय पर पढ़ाया गया है और वो उसी विषय पर आपस में मिलकर के बातचीत कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, दैट मीन वो सीख रहे हैं, उनके अधिगम में सुधार आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, दैट इज द 4th ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर पे लिखा है, द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इज़ ऑफ द काइंड विच हेल्प, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। अच्छा, बच्चों को अपनी शिक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए नहीं, टू क्रिएट साइलेंस नहीं, शिक्षकों को निर्देश देने ये भी नहीं सही है, टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन नहीं, बच्चों को उनके पाठ रटना तो बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही, मतलब रोट मेमोराइजेशन, दैट इज़ द रॉन्ग वे टू लर्न टू एनी लर्नर, है ना। नेक्स्ट लिखा है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, बहुत अच्छा, ये ऑप्शन सही है, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, अपने बच्चे को क्या करना है, अपनी लर्निंग को खुद ही मॉनिटर करना है, ये वैसे ही बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए सही है। अनुशासन और अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका, अनुशासन जो है वो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है कि बच्चे को शिक्षा में क्या करना चाहिए, अपनी रेगुलेट मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, अपनी खुद की लर्निंग को मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे 30 क्वेश्चन इस सीरीज़ के, जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है 250 लगभग
लगभग क्वेश्चन पूरी तैयारी है कि 250 क्वेश्चन करवाने की, जिसमें से हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सीटेट के एग्ज़ाम आने से पहले या फिर सीटेट के एग्ज़ाम लास्ट तक मतलब शुरू होने 1-2 एग्ज़ाम हम पूरी तरीके से सीटेट के एग्ज़ाम से पहले इसको पूरी तरीके से कराने की कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जब 250 क्वेश्चन आप CDP के वहाँ पूरी तरीके से सीख जाएंगे तो आप पूरा श्योर है कि आप CDP में 30 आउट ऑफ 30 गेन करेंगे। चलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल लेट्स रिवाइज से। थैंक यू।